नमस्कार दोस्तों, सीक्रेट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। पॉडकास्ट अंडर मेंटरशिप ऑफ श्री यूके झा है और इन्होंने अपनी हमेशा बेबाक राय तर्क के साथ रखी और उस तर्क को सामने सुनने वाले व्यक्ति पे छोड़ा कि वो उसके सही गलत का फैसला मापदंड से, अपने अनुभव, अपने ज्ञान से करता रहे। ऐसी ही बेबाक राय बिल्कुल तीखे प्रश्नों के साथ और जटिल समस्याओं के साथ हम आज कर रहे हैं संहिता पक्ष, गणितीय पक्ष श्री रमेश भाई गांवकर, जिन्हें मैं दादा कहता हूँ। अभी तक हम आपके साथ चर्चा में पंचांग के जो वर्तमान स्वरूप में जो आवश्यकताएं हैं, कुछ सुधार की या कुछ विसंगतियां हैं जिन्हें एड्रेस किया जाना चाहिए। इसी चर्चा के दौरान एक प्रश्न निकल करके आया था, वो था सायन और निर्यन। जैसा आप और हम जानते हैं कि सायन और निर्यन के भेद में जो दूरी है, जो कड़ी है, उसे हम कहते हैं अयनांश। जब फलित ज्योतिष पर विभिन्न प्रकार से प्रहार होते हैं, जो फलित करता है विवेकपूर्ण अपनी बात कहते हैं कि हमें तो सही डिग्री का ग्रह दे दो, हम हाउस डिवीजन से भाव मध्य लेकर के बेसिक मैथमेटिक्स जिसमें वर्ग कुंडली या दशाएं हो काम कर लेंगे। लेकिन गणित पक्ष में ये जो डिग्रिकली चैलेंजेस हैं, जिन्हें आदरणीय दादा का कहना है कि एक यूनिवर्सलाइज होकर के हमें इन चीजों को, स्थानीय शोधन को समझते हुए संहिता खंड के अंतर्गत भी, पंचांग में भी हमें इसे देखा जाना चाहिए। ये सबसे जो एक बृहत विषय है, उसे बहुत छोटे से में समेटने के लिए आज इस चर्चा में हम हाउ टू स्टार्ट योर जर्नी इन एस्ट्रोलॉजी, एक जिज्ञासु विद्यार्थी के लिए अयनांश विमर्श, इस पर हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। आदरणीय दादा, इस अयनांश की गुत्थी को, इसके विभिन्न प्रकार, इन्हीं सॉफ्टवेयर में इन्हें ले लिया जाता है, बाद में इन्हें ड्रॉप कर लिया जाता है, कुछ मिनटों के फेर से अपनी रिसर्च कर ली जाती है। वास्तव में ये है क्या चीज? नमस्कार अनुपम जी, आपने आज बहुत गहन और एक क्रिटिकल विषय मेरे सामने रखा है। मैं इसको प्रयत्न करता हूं कि इसको कैसे सॉल्व करें। हालांकि काफी लंबे समय से ये ज्योतिष में आ चुका है। कब आया, कैसे आया, अयनांश का प्रवेश, मतलब निर्यन गणित का प्रवेश ज्योतिष में कब हुआ, कैसे हुआ, इसका इतिहास तो मुझे कहीं पढ़ने नहीं मिला है। लेकिन ये आम ज्योतिषी के जहन में काफी अच्छी तरह से घुस चुका है और हमारे सारे पंचांग और एफेमरीज जो भी हैं वो निर्यन में ही आम ज्योतिषी को प्राप्त हो रही है। अब सवाल यह है कि सायन और निर्यन दो तरह का जोडिएक बताया है, ट्रॉपिकल एंड सिडिरियल। एक मूवेबल है, एक फिक्स्ड है। अब इन सबको मैंने जैसे कि बताया आपको कि ये कब आया मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ इतना मुझे मालूम है कि अनादिकाल में, अनादिकाल मतलब अपना ज्योतिष का काल का अगर अपन करें तो 20,000 वर्ष पहले का लगभग अंधकार काल था। इस तरह से जो अनादिकाल रहा वो लगभग 5,000 से 8,000 साल या 10,000 साल तक भी अगर पीछे जा सकते हैं, अपन कह सकते हैं उसको। ये काल का वर्णन है। आप काल का वर्णन अगर आप देखना चाहेंगे तो आपको शंकर बालकृष्ण दीक्षित जी की भारतीय इतिहास के पुस्तक में आपको मिल जाएगा कि कब अनादिकाल रहा। और तो अनादिकाल के जो ज्योतिषी थे वो लोग सारी गणनाएं सायन में ही करते थे, निर्यन में नहीं करते थे। क्योंकि अगर उस जमाने में निर्यन होता तो राम की कुंडली में मेष का सूर्य कभी नहीं आता।
आप कभी भी देख लीजिएगा, मेष का सूर्य अगर आप निर्यन कुंडली से लाएंगे तो रामनवमी के दिन मेष का सूर्य नहीं होता, मीन का सूर्य होता है। कभी भी 14 अप्रैल के बाद रामनवमी आती ही नहीं है। आगे के आयनांश बदलने के बाद में वो क्या होगा, और पीछे जाती जाएगी वो। वहां भी सायन की गणना होती है और पहले भी सायन की गणना ही होती रही थी। अब ये कब और कैसे आया ये नहीं जानता, लेकिन ऐसा कहते हैं कि बेबीलोनियंस और शील्डियंस, इन लोगों ने कुछ कल्पनाएं ऐसी की कि जो पृथ्वी हमारी घूम रही है पश्चिम से पूर्व की तरफ, तो इसका एक्सिस भी घूमता है। इसका एक्सिस भी घूमता है। वो 25,920 साल में एक राउंड पूरा करता है। 25,920 साल कैसे आते हैं, इसकी गणना वेंकटेश बापूजी केतकर, इन्होंने अपने केतकी गणित के पुस्तक में पंचांग अध्याय पृष्ठ 64 पर इन्होंने वर्णित की हुई है कि ये कैसे आते हैं, गणना इसको कैसे निकाली जाती है। गणित का पूरा अब मैं आपको मतलब यहाँ पर तो वर्बली समझाना कि इसका गुणा इसमें और इसका भाग इसमें इतना संभव नहीं है, लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको रेफरेंस बता रहा हूं कि वहां आपको ये मिल जाएगी। ये कैसे प्रवेश हुई, ये जब हमारे यहाँ भी उसको इंक्लूड करने लगे बेबीलोनियंस और शील्डियंस। और इसका बेसिक तत्व केवल यही है कि जो हमारे दिव्य वर्ष हैं कालगणना के, सौर वर्ष तो 4,32,000 हैं, दिव्य वर्ष 1200 हैं, और इन सबका अगर जोड़ करते हैं तो एक 1200, 2400, 3600 और 4800, इनका अगर आप जोड़ करेंगे तो मतलब ये जो मैंने पद बताए हैं ये कलियुग, द्वापर युग, त्रेता युग और सतयुग के हैं। 12, 24, 36, 38 या 4,32,000 का 8,64,000, 12,97,000 के हिसाब से, 17,64,000 के हिसाब से ये सारे वर्ष जो है आपके कलियुग सौर वर्ष और दिव्य वर्ष की गणना है। इस गणना को मानते हुए उन्होंने 12,980 वर्ष में पृथ्वी का झुकाव इधर से उधर हो जाता है। मतलब आज आपका जो पोलर स्टार है वो ध्रुव तारा है, तो अगले 12,980 वर्षों में वो स्टार वेगा हो जाएगा। ऐसा पृथ्वी का एक्सिस घूम रहा है तो वो ध्रुव जो उसके डायरेक्ट एंगल से ध्रुव हमें दिखता है वो हमें पोल स्टार न दिखते हुए वेगा स्टार दिखेगा। जो उत्तर में दिखता है वो दक्षिण में दिखेगा। ये इस तरह से घूमता है और ये घूमने की गति की वजह से जो परिवर्तन आया उसको बेबीलोनियंस, शील्डियंस या ग्रीक एस्ट्रोनॉमर्स, इन लोगों का कहना था कि इसको आप सायन में से इस एंगल को माइनस करेंगे तब आपकी पृथ्वी हम मानेंगे कि सीधी खड़ी है और आप गणना सीधी कर सकते हैं, ऐसा उनका कहना था। तो वो शायद भारतीय ज्योतिष में भी वहां से ये प्रवेश हुआ है, ऐसा पढ़ने को मिलता है। अब सवाल यह है कि ये चलता कैसे है। यहाँ मैं थोड़ा सा एक प्रश्न रखना चाहूंगा आपसे। हाँ। कि इस देश में शून्य का आविष्कार हुआ हो और इस देश में यहाँ की सांस्कृतिक और बौद्धिक पूंजी थी उसको बार बार नष्ट किया गया हो, और अगर हम यवन मत से भी देखते हैं कि चीजें अगर हमारे यहाँ आई हैं और अगर ये कल्चरल एक्सचेंज था तो हमारे यहाँ का साहित्य वहां पर मौजूद नहीं है। कहीं ना कहीं हम आक्रमणों के शिकार में कहीं इस तरीके के आक्रमण का शिकार हुए हैं। इस मान्यता को रखते हुए हम इस बात को आगे रख सकते हैं कि हाँ, हो सकता है कि हम एक क्वेश्चन मार्क वहां पे उस स्थिति में दे रहे हैं, क्योंकि अगर कल्चरल एक्सचेंज था तो हमारा संस्कृत भी हमें यवन देशों में मिलना चाहिए था। और जिस तरीके से अपने यहाँ तो यवन देशों में है ना सर।
अपने यहाँ का भी, अगर आप वहाँ वो कभी आपसे उस पर भी चर्चा करूंगा, जिससे कि ये सिद्धांत ग्रीक भी माइथोलॉजी को अगर आप देखेंगे, ग्रीक माइथोलॉजी और बेबीलोनियंस की माइथोलॉजी अगर आप देखेंगे, तो उसमें भी आपको इंडियन एस्ट्रोनॉमी के पुट्स बहुत मिलेंगे। ये बड़ा एक सार्थक और सशक्त संकेत आपकी तरफ से है कि इसमें हम क्रॉस बॉर्डर एक तरीके से ओपन है, और हमारी चीजें भी वहां हैं, उनकी चीजें भी यहाँ हैं, और उसे कसौटी पे हमें बस खरा उतरना है। जी, अब अपनी चर्चा आप जारी रखें। आप केवल अकेले ये नहीं कह सकते हैं कि बेबीलोनियंस यहाँ आए और वहां जाके, या केवल भारतीय वहां गए और उन्होंने वो किया, ऐसा नहीं है। एक पुरानी बात आपको मैं बताता हूँ, आपने भी नाम सुना होगा ब्रिटिश एस्ट्रोलॉजर का, अलन लियो, जिसकी सीरीज पूरे वर्ल्ड में चलती है। वो वराहमिहिर के जमाने में यहाँ आया, संस्कृत सीखा उसने, सारा लिटरेचर यहाँ से लेके गया और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके एलन लियो सीरीज चलाई, जो आज पूरे वर्ल्ड में धड़ाके से बिकती है, जबकि बृहत्पराशर होरा शास्त्र पूरे उसमें धड़ाके से नहीं बिकता। अब मेरा भी यहाँ पर एक भी तीखी बात हम लोग कर रहे हैं, और एक भौतिक प्लेटफॉर्म, एकेडमिक प्लेटफॉर्म भी है, इसमें मत हमारे भी हो सकते हैं कि वराहमिहिर अगर स्थापित होते गए तो उनके ही कृतित्व में भी कई तरीके के प्रश्न चिन्ह मेरे सामने होते हैं, जो मेरे आने वाले कल में मैं जरूर शोध रखूंगा कि एक तरीके से जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि हमारा शास्त्र में डोमिनेंस को हम किस तरीके से लाते जाएं, तो ये तो चर्चाओं के विषय रहेंगे। और बृहत्पराशर होरा शास्त्र भी किस तरीके से संयोजा गया, कह सकते हैं कि उसका ओरिजिनल फॉर्मेशन है कि नहीं, उस पर प्रश्न चिन्ह है। लेकिन फिर भी तथ्य होता है कि जिस तरीके से आपने सारी चर्चाओं में कहा कि गणित को ना कोई देश देखता है, ना कोई धर्म देखता है, गणित अपना काम अपने नियमों से करता है, उसका उपयोग हम कैसे कर रहे हैं हमारे ऊपर है। यही ग्रह, राशि और नक्षत्र और भाव हैं, ये अपना काम ईमानदारी से करते हैं। हम अगर सही चीज ला पा रहे हैं तो शायद हम जिस उद्देश्य में ज्योतिष शास्त्र में उसे हम पूरा कर पा रहे हैं। हम शास्त्र की मूल जो तत्व हैं उन पर कभी भी विरोध में नहीं है। एप्लीकेशन पार्ट में जरूर इन्हें हम चर्चाओं में जारी रखेंगे। अभी ऐनांश पर जो आपकी यात्रा आरंभ है, उस पर हम उसे और जारी रखते हैं, सुनते हैं आप आगे आपके विचार। आपने थोड़ा सा आपने कहा, इसलिए मैं बीच में इंटरप्ट कर देता हूँ कि बृहत्पराशर होरा शास्त्र में मूल कितना है और नहीं है, इसका एक लेख मैंने मराठी में, अभी मराठी के मासिक में, मैगजीन में भेजा था, एनामली इन बृहत्पराशर होरा शास्त्र। इस पर ये चीजों पर हमारी भी अपनी स्पष्ट है, लेकिन आपको नहीं भूलना होगा कि हम अगर हमारा जो सारनाथ है उसे क्यों जलाया गया, या अपनी जगहों की हम बात करते हैं, और चीजें हमारे यहाँ थी क्योंकि ये योनि प्रदेश है, भारत का जो आकार है योनि प्रदेश का है, तो चीजें यहाँ पर डेवलप हुई हैं। लेकिन जिम्मेदारी हमारी ये है कि हम उस ट्रेजर को कैसे समझ पाए, कैसे ले पाए, और कुछ जो नए अनुसंधान है उन अनुसंधान को हम अगर समझते भी हैं, अपने मूल तत्व का भी चिंतन यहाँ कर रहे हैं। यही इस चर्चा का उद्देश्य है, जो आपसे विभाग बात हो रही है और आप अपनी बात विभाग रख रहे हैं। तो ऐनांश पर हम आपके अनुभव को और जानना चाहते हैं, जहाँ से हम चर्चा आगे बढ़ाते हैं ऐनांश को। तो ऐनांश की बात करते हैं तो अपन कैसे निकलता है ये। तो एक जमाना था, एक काल रहा होगा कभी, जो उसमें 0 वर्ष माना गया, जहां सायन और निर्यन, मतलब भचक्र के 0 अंश पर प्रत्येक ग्रह कब था और वहां से वो कितना विचलित हुआ, उसे हम 0 वर्ष कहते हैं। 0 वर्ष निकालने की पद्धति भी, अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं अपन, अभी कैलेंड्रिकल रिफॉर्म कमेटी की बात की थी। कैलेंड्रिकल रिफॉर्म कमेटी 1952 में स्थापित हुई थी, और वो केवल यही था कि कैलेंडर और पंचांग में एक रूपता लाने के लिए। वहाँ के चेयरमैन थे एनसी लहरी, मेघनाथ शाह। चूंकि वो चेयरमैन थे एनसी लहरी, तो उन्होंने अपने आयनांश को प्रचलित कर दिया। वो चित्रपक्षी आयनांश, एक नक्षत्र के तारे को फिक्स मानकर गणना की जाती है उसकी। पहले इसमें रैवत पक्षीय, चित्र पक्षीय, पुष्य पक्षीय, पुनर्वसु पक्षीय, बहुत सारे नक्षत्रों को, स्टार को फिक्स मानकर इन्होंने वो किया है। लेकिन वो नहीं है सर्वमान्य, जो है वो चित्र पक्षीय आयनांशी
चलते हैं। इसका वर्णन वेंकटेश बापूजी केतकर ने अपने केतकी गणित में दिया है कि इसको गणना कैसे करते हैं और शून्य वर्ष कैसे निकालते हैं। शून्य वर्ष निकालने के लिए उन्होंने जो भी पद्धति दी है उससे आप शून्य वर्ष निकाल लीजिएगा। लेकिन सवाल यह है कि इन लोगों ने शून्य वर्ष निकालने की किसी ने भी पद्धति नहीं दी। भारत में इतने तरह के अयनांश हैं, लगभग 30-35 तरह के तो होंगे ही होंगे। कुछ लोगों के नाम मैं आपको बताता हूं यहाँ पर। फागन का है, लाहरी का है, ठीक है, रमन का है, उसके बाद में उषा शशि है, भसीन साहब का है, युक्तेश्वर जी का है, कृष्णमूर्ति पद्धति का है। तो इन सब का है। सबने शून्य वर्ष अलग अलग माना है। और शून्य वर्ष अलग अलग का रेंज अगर अपन देखेंगे तो 41 BC से लेकर 559 AD तक इतना रेंज है शून्य वर्ष का। अब मैं इसमें से किसका शून्य वर्ष सही मानूं, क्योंकि इनमें से केवल किसी ने भी, केवल तो नहीं, किसी ने भी शून्य वर्ष निकालने की पद्धति नहीं दी है। शून्य वर्ष की पद्धति निकालने की जो है केवल और केवल वेंकटेश बापूजी केतकर ने दी है। और उन्होंने चित्रा नक्षत्र को स्थिर मानकर, क्योंकि ये स्थिर जोड़ियक को यूज करते हैं ना, फिक्स जोड़ियक यूज करते हैं, तो चित्रा नक्षत्र को स्थिर मानकर वहां से इन्होंने गणना की थी। और उस समय निर्यन और सायन शून्य था, ये उन्होंने बताया है। और इसके लिए आयन चालन की गति प्रतिवर्ष जो है वो भी सबने अलग अलग मानी है। किसी ने 51 मानी है, किसी ने 52 मानी है, किसी ने 59 मानी है, किसी ने 50 मानी है। लेकिन सर्वमान्य पद्धति भी जो है वो साइमन न्यूकॉम्ब, उन्होंने जो आयन चालन पद्धति की और जो गणना दी है वो गणना 50.0 डिग्री 0 मिनट 50.238,475 50.238,475 ये एक आयन की एक वर्ष की गति है। इतना आयन एक वर्ष आगे बढ़ जाता है। मतलब नक्षत्र से एक 50 सेकंड आगे बढ़ जाता है। ये साइमन न्यूकॉम्ब ने अपनी मेथड दी है। तो जो शून्य वर्ष इन्होंने निकाला, इन्होंने किसी ने भी गणित कैसे निकालते हैं शून्य वर्ष नहीं दिया। और वो शून्य वर्ष निकाल कर एक पर्टिकुलर ईयर इन्होंने फिक्स कर दिया। जैसे आपको मैंने अभी बताया है, इतने साल लाहरी जी ने जो है वो 285 AD किया, 292 कृष्णमूर्ति जी ने किया, जगन्नाथ भसीन जी ने 364 AD किया। इससे आयनांश कम हो गए। जितना AD आता जा रहा है उतना आयनांश कम होता जा रहा है, और जितना BC की तरफ बढ़ रहे हैं आप उतना आयनांश आपका बढ़ता जा रहा है। और उस बढ़ जाने से और घट जाने से किसी भी ग्रह की डिग्री या भाव की डिग्री कम ज्यादा हो जाती है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि सारे पंचांगों का गणित भी सायन में होता है, ज्योतिष का भी सारा गणित जो है सायन में होता है, निर्यन में नहीं होता। उसमें से आयनांश घटाए जाते हैं। तो अब ये जो विभिन्न आयनांश है, इसके लिए मैंने एक चार्टिंग भी किया था, वो आप लोगों को यहाँ बताना अभी संभव नहीं है। लेकिन फिर भी उससे यह है कि इतना 600 वर्षों का मार्जिन देते हुए अगर हम एक ग्रह के अंश निकालते हैं तो कितना फर्क आता है। तो लगभग 2-3 डिग्री ग्रह के इसमें फर्क आ जाता है। जब 3 डिग्री ग्रह के इसमें फर्क आएगा तो ग्रह का वक्रत्व, मार्गत्व, ग्रह का लोप, दर्शन, उदय, अस्त, ये सब बदल जाएगा। और ये सब चीजें जब पंचांग में नहीं होंगी तो जो आप गणना करेंगे वो कितनी सही होगी ये आप सोच सकते हैं। तो ये सब चीजें जो हैं, 600 वर्षों का अंतर शून्य वर्ष मानने का, इस शून्य वर्ष से गणना करने के लिए उन्होंने जो भी शून्य वर्ष माना, जैसे आपको लाहरी जी ने शून्य वर्ष 285 माना, 285 को आप वर्तमान वर्ष में से घटा दीजिएगा,
वर्तमान वर्ष से आप घटा देंगे और जो 50.238,475 वैल्यू मैंने बताई, इससे अगर आप गुणा कर देंगे तो जो संख्या आएगी वो उस वर्ष का आयनांश आएगा। अब ये आयनांश प्रति 6 दिन में 1 सेकंड के लगभग आगे बढ़ता है, क्योंकि जो ज़ोडिएक है वो चलायमान है, फिक्स्ड नहीं है। फिक्स्ड नहीं है, लेकिन ये फिक्स कर दिया गया है। कब और कैसे हुआ ये मैंने आपको पहले बताया कि ये संभव तो हो पाना नहीं हो पाया है, लेकिन फिर भी ये जो आयनांश आए हैं इससे हमें परिवर्तन देखने में बड़ा दुविधा में खड़ा करता है। ये आप ये देखिए, कुंडली देखने में हमें बहुत दुविधा में खड़ा करता है, क्योंकि अगर मैं इस ग्रह को गणना मैंने साइन में की और उसके बाद उसमें से आयनांश घटा दिया, तो जो आयनांश घटा दिया तो वह अगर मेष आ रहा होगा तो मीन हो जाएगा। अब पाश्चात्य ज्योतिष वाले भी इसी आधार पे काम करते हैं। गणना तो सबकी वही है, गणना में किसी के भी कोई गलत नहीं है। इसमें राशि, भाव, ग्रह ये सब आगे पीछे हो जाते हैं। अगर आप कभी कोई किसी सॉफ्टवेयर में आयनांश 0 कर देंगे तो वो आपका ट्रॉपिकल ज़ोडिएक हो जाएगा, और अन्यथा अगर आप आयनांश रखे रहेंगे तो वो आपका सिडिरियल ज़ोडिएक के हिसाब से बना हुआ कुंडली आपके पास तैयार होगी। इन दोनों में आपकी इस बेबाक चर्चा में जो चीज निकल के आई है सामने की, आपने आयनांश की जो प्रचलित पद्धतियां हैं उसमें उसका पक्ष भी आप जो कहा है कि 0 मानने का की पद्धति से, तो स्पष्ट तो इसमें यह हो रहा है कि जब फलित करता मैथमेटिकल इंपोर्ट देख रहा है कि मुझे आप ट्रू मैथमेटिकल इंपोर्ट दे दो, या तो मैं जिस पर एक्सपीरियंस हूं मैं उसको ले लूं, या फिर सर्वमान्य दे दो। इस पर गणित की जो कसौटी पे अभी भी सुधार होने बाकी हैं, जो आप उसको यूनिवर्सलाइज जो शब्द या डेमोक्रेटिक पंचांग की बात कर रहे हैं कि सर्वमान्य हो और स्थानीय शोधन का जिसमें अधिकार हो। क्योंकि जैसा आपने कहा कि अगर टेक्निकली ही कोई चीज स्थापित सही हो जाती है तो फोरकास्टिंग के टूल्स भी बड़े मजबूत हो जाते हैं। और शायद जैसा लगता है कि प्रश्न ज्योतिष भी दुविधाओं से बचने का एक आसान तरीका रहा कि कम से कम स्काई की प्रेजेंट पोजीशन से हम एक चीज पे बात कर रहे हैं जिसमें हम रिसाइकल थ्योरी या पुनर्जन्म को ना रखते हुए कल को जो प्रत्यक्ष है उसे मानते हुए उस पर किसी घटना को देखने का प्रयास में भी अगर करेंगे तो सायन नेरियन में जो आयनांश आप करोगे उसमें फर्क तो वो आएगा ही। अनुपम जी, मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि अगर हम जो भी चीज पे जा रहे हैं, हम सूक्ष्मता में बहुत एक एक्सेक्ट पोजीशन पे कम से कम काल के पास में, हम नेटिव के पास में नहीं है। मतलब संहिता में जो मेरा मानना है कि हम काल के पास बहुत हैं। नेटिव में अगर आयनांश जैसे देखता हूँ तो अगर मतलब मैं इसमें अपना व्यक्तिगत मत रखूं तो ये होगा कि बेहतर अगर होगा कि हम सायन को ही गणना करें, क्योंकि सायन गणना में आप देख लीजिएगा, हमारी एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं आपको कि मकर संक्रांति जो है वो आज 14 से 15 तक आ रही है। आप विवेकानंद जी की बर्थडे जो है वो 12 जनवरी की थी, 1862 शायद या 59 कुछ तो भी बर्थ है, 62 या ईयर एग्जैक्ट याद नहीं है मेरे को। उस समय भी मकर संक्रांति थी, तो 72 साल में मकर संक्रांति आगे आगे बढ़ती जा रही है, और अगर ऐसी ही बढ़ती रही तो ये आयनांश से मकर संक्रांति कहाँ पहुंचेगी इसका कोई हिसाब नहीं है। तर्क की कसौटी पे अगर मैं आपके बात को स्वीकारूं भी तो मैं शायद ज्योतिष के बृहद रूप में जिसका प्रयोग होना है उसमें इस त्योहार और रिलेटेड चीजों पर अभी शायद मैं अपनी राय नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि ये उससे भी आगे बढ़कर गए। ये पंचांग के अंगों में अगर विवाद है, मैथमेटिकल है, लेकिन तो मेरा इसमें मानना है कि अगर हम काल के पास में हैं तो ये सोलर टाइम को हम कैप्चर कर रहे हैं, लेकिन ब्रह्मायु भी एक बड़ा अधिकार क्षेत्र है जीव का। शायद ऋषि मुनि प्राणायाम करके अपनी जो श्वास है उसी से अपना जीवन बढ़ा लेते थे इस सोलर क्लॉक में। तो जो ऋषियों का ज्ञान है, जो ब्रह्मायु को बढ़ाना जानते थे सोलर क्लॉक में, 300 वर्ष का ऋषि कैसे जिया? श्वासों की गिनती आपकी नियत है, आपने प्राण का आयाम बढ़ा लिया तो आप इस सोलर क्लॉक में बढ़ गए। यानी मुझे ऐसा लगता है कि
शायद ऋषि चेतना के आसपास जाकर के कुछ चीजें समझ में आए। समझने के बाद हो सकता है कि वो जगत में इतनी आसानी से स्पष्टीकरण ना हो पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं खेल तो महामाया का है। आपने बहुत ही अच्छे से पंचांग, ऐनाज, इन सब के पहलुओं को छुआ और उसे एड्रेस किया कि हाँ, इनमें लंबे समय से सोच है, हो सकता है आगे 1000 साल भी सोच चलती रहे, लेकिन ईश्वर जहाँ जिस मार्ग पे, जिस सोच पे आपको रखना चाह रहा है, उस पर हम लोग टिके रहें। आपसे इन अनुसंधानों पे, इन मौलिक विचारों पे समय समय पे आपसे जुड़ते रहेंगे और जल्दी ही आपसे यवन मत पे भी हम एक बात करेंगे कि जो इन्फ्लुएंस्ड है कालखंड में, किस तरीके से आए, हमारी क्लासिक जो एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी से कैसे घिरती गई। बात बेबाक है, बात सीधी है, बात ही है। इसका जवाब देने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति हमारे सामने जो इस देश में है, उनका नाम श्री रमेश भाई गांवकर साहब है। मेरे रमेश दादा हैं। दादा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय इतनी जटिल समस्याओं को इतनी आसानी, सहजता से बताने में दिया और आपने कहीं भी इसमें हट धर्मिता नहीं दिखाई। आप बन रहे और आपने एड्रेस सोसाइटी को किया, मनुष्यों को किया कि इस पे सोचिए, इस पे विचारिए और इसे ठीक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद दादा आपका इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। गणित की दूरियां जितनी शुद्ध हो सके उतना अच्छा है। थैंक यू दादा।